हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा आज का लेक्चर है जिसमें कि हम कुछ वैक्सीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, मलेरिया वैक्सीन, HIV एंड वेटरनरी वैक्सीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। Although the vast majority of genital human papilloma virus infections is without symptoms and self-limiting, ज़्यादातर जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शंस होते हैं उनमें सिम्टम्स नहीं देखे जाते और ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। Persistent infections can cause cervical cancer in women and other types of anogenital cancers and genital warts in both men and women. जो persistent infections होते हैं, persistent मतलब अगर लंबे समय तक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बॉडी में persist करता है, बॉडी में रहता है, तो ये सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। सर्वाइकल कैंसर वीमेन में होता है और इसके अलावा कुछ एनोजेनाइटल कैंसर्स होते हैं, वो भी वुमेन में और मेन में हो सकते हैं, दोनों ही केसेस में। और कुछ जेनाइटल वार्ड्स मेन एंड वुमेन दोनों में ही देखे जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग परसिस्टेंट ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑफ द approximately 100 different human papilloma virus types known, more than 40 infect the genital area. अब देख सकते हैं लगभग 40% से भी ज़्यादा टाइप्स ऐसे हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो कि सिर्फ और सिर्फ जेनाइटल एरिया को इन्फेक्ट करते हैं। These are classified according to their epidemiological association with cervical cancer. जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हैं इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है सर्वाइकल कैंसर के आधार पर, किस प्रकार का सर्वाइकल कैंसर ये कॉज करवा रहे हैं। जैसे कि while low risk type human papilloma virus 6 and 11 cause being benign genital warts, अगर लो रिस्क टाइप है तो उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6 और 11 इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये बिनाइन जेनाइटल वार्ड्स को अराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई रिस्क टाइप है जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 एंड 18 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल एंड एनोजेनाइटल कैंसर। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कौन से लो रिस्क टाइप होते हैं, कौन से हाई रिस्क टाइप होते हैं। इसके अलावा इन टाइप्स के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि लो रिस्क टाइप कौन कौन से डिसीज कॉज कर सकते हैं और हाई रिस्क टाइप कौन सी डिसीज को कॉज कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है पूरा का पूरा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस आर नॉन एनवेलप्ड। इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वायरस ऐसे होते हैं कि इनमें कोई भी इन्वेलप नहीं होता। इन्वेलप का मतलब होता है बाहर की कवरिंग, कोई भी बाहर का इन्वेलप नहीं होगा। तो इनका डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं ये, तो डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जा रहा है और इन्वेलप नहीं है, पूरी तरीके से ये फ्री फॉर्म में पाए जा रहे हैं। Their shell is composed of a major L1 and minor L2 capsid protein. कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा इसका अगर मैं बनाऊं तो। ये इसमें मेजर L1 और माइनर L2 कैप्सिड प्रोटीन्स होंगी जो कि इनकी कवरिंग बनाएंगी। याद रहे जो कैप्सिड होता है वो इन्वेलप नहीं होता, इन्वेलप होता है जो सॉलिड कवरिंग होती है इनकी, वो ऐसी कोई भी कवरिंग नहीं इनके पास में होती है। एक कैप्सिड प्रोटीन होती है इनके पास में और डबल स्टैंडर्ड DNA होता है।
ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई भी वायरस का नाम दे दिया, इसका जेनेटिक मटेरियल बताइए, तो आपको ये याद होना चाहिए। As human papilloma viruses cannot be propagated in cell culture, सेल कल्चर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को प्रोपोगेट नहीं किया जा सकता, ग्रो नहीं कराया जा सकता, सो वैक्सीन डेवलपमेंट हैड टू रिले ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब आप इस वायरस को तो ग्रो नहीं करा सकते सेल कल्चर में, क्योंकि अगर वायरस को अगर आप ग्रो करा ले जाते हैं तो आप एटीन्यूएटेड या फिर किल्ड वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन ये वायरस को तो आप ग्रो नहीं करा सकते। तो इसके लिए जो भी इसकी वैक्सीन बनती है वो डिपेंड करती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन बनाने में। एक्सप्रेशन स्टडीज इन yeast, insect and plant cells demonstrated that L1 protein self-assemble into virus-like particles। जो L1 प्रोटीन है ये मेजर प्रोटीन होती है और ये देखा गया है जो एक्सप्रेशन स्टडीज की गई इस वायरस की कि ये किस तरीके से एक्सप्रेस करता है। तो जब इस L1 प्रोटीन को एक्सप्रेस कराया गया तो ये प्रोटीन अकेले ही काफ़ी थी पूरा का पूरा वायरस बनाने के लिए। वैसे भी ये मेजर कैप्सिड प्रोटीन है और ये पूरी की पूरी वायरस को जन्म दे सकती है और वायरस लाइक पार्टिकल्स बना लेती है। The availability of VLPs, VLPs मतलब वायरस लाइक पार्टिकल्स, वायरस के जैसे पार्टिकल्स, और ये वायरस लाइक पार्टिकल किसके, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के एंड एनिमल पैपिलोमा वायरस के। ह्यूमन और एनिमल्स में डिफरेंस इतना सा है, हालांकि ह्यूमंस भी एनिमल्स ही हैं, लेकिन ह्यूमंस को एक अलग कैटेगरी देते हैं, एनिमल्स को हम अलग कैटेगरी में ले लेते हैं, जिसमें कि कैटल्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये आ जाते हैं। तो जो इन वायरस लाइक पार्टिकल्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी enabled studies that revealed that L1 based virus like particles might act as a protective antigen in humans। जो L1 प्रोटीन से बने हुए ये कैप्सिड्स हैं, L1 प्रोटीन है कैप्सिड प्रोटीन, इसने वायरस लाइक पार्टिकल्स बना लिए, पूरा का पूरा वायरस जैसा दिखने वाला पार्टिकल बनके तैयार हो गया। तो जो स्टडीज़ हुई उनमें ये देखा गया कि जो L1 बेस्ड वायरस लाइक पार्टिकल्स बने हैं इनकी मदद से ह्यूमंस में प्रोटेक्शन मिल सकता है इस वायरस के अगेंस्ट, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव एंटीजेंस की तरह वर्क कर सकते हैं। As the number of L1 antigen in a vaccine should be kept within a practical range, जैसे कि जो L1 एंटीजेंस के नंबर होते हैं किसी भी वैक्सीन में ये एक प्रैक्टिकल रेंज में रखे जाते हैं, क्योंकि कोई भी आपने वैक्सीन बनाई है इसमें आपको कोई पर्टिकुलर आप देखते हैं कि एक डोज दी जाती है, एक प्रॉपर अमाउंट की डोज होती है कि इतनी ही डोज दी जानी है। उसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन अगर आपको दिए जा रहे हैं तो उसकी एक लिमिटेड कंसंट्रेशन होती है और उस कंसंट्रेशन से ज़्यादा आपको एंटीजन नहीं दिए जा सकते। अगर वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन क्रॉस होती है तो वहाँ पे खतरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि जो L1 एंटीजेंस का नंबर है वो एक प्रैक्टिकल रेंज में होना चाहिए, जिसमें कि पता हो कि इस रेंज से बाहर जाने पे कोई भी खतरा नहीं है, इस रेंज के अंदर ही हमें रहना है और इस रेंज से अगर हम बाहर जाएंगे तो ये हार्मफुल हो सकता है। तो उस रेंज के अंदर ही आपको एंटीजेंस देने हैं। And the vaccine compositions was designed to protect against the predominant human papilloma virus type। और जो L1 एंटीजेंस की मदद से वैक्सीन बनाई गई वो प्रीडोमिनेंटली जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टाइप्स हैं, आपने अभी पढ़ा कि मोर देन 100 टाइप के यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस सर्च किए जा चुके हैं।
तो उनमें से जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाइप्स हैं उनके अगेंस्ट ये L1 एंटीजन से बने हुए जो वायरस लाइक पार्टिकल्स हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट्स। मलेरिया अ पैरासिटिक इन्फेक्शन। मलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है कॉज्ड बाई सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम और इसका वेक्टर होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया कॉज करने का एक एजेंट की तरह वर्क करता है। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि मलेरिया कॉज करने में हेल्प करती हैं एंड इट इज़ अ मेजर कॉज फॉर मैलिटी इन दी फॉर इट इज़ अ मेजर कॉज फॉर मोर्टेलिटी। इट इज़ फॉर एंड मोर्टेलिटी, ये दोनों ही वर्ड्स अलग अलग हैं। इट इज़ अ मेजर कॉज फॉर मोर्टेलिटी इन दी ट्रॉपिक वर्ल्ड रीजन। ट्रॉपिक रीजन में मोर्टेलिटी का, डेथ का सबसे बड़ा रीजन है ये जो कि मलेरिया है। प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से होता है और एक बहुत बड़ा भाग जो पूरे ट्रॉपिक वर्ल्ड का है वो सफ़र करता है इससे। Owing to the complexity of the parasite and its life cycle, the development of vaccine for malaria prevention is a major challenge. जो पैरासाइट की कॉम्प्लेक्सिटी है और जो इसकी लाइफ साइकिल है, तो उसके हिसाब से अगर वैक्सीन प्रोडक्शन मलेरिया का देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्लाज्मोडियम की अगर आप लाइफ साइकिल देखें तो इसकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से होती है कि कुछ समय ये आरबीसी में इसको ग्रो करना होता है और कुछ साइकिल इसका जो मॉस्कीटो होता है, जो वेक्टर होता है, ये उसमें ग्रो करता है। तो इसकी लाइफ साइकिल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जो कि मलेरिया प्रिवेंशन के लिए बनाई जाने वाली वैक्सीन्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज शो करता है। A number of candidate antigens from Plasmodium falciparum, बहुत सारे Plasmodium falciparum जो एजेंट्स होते हैं which cause most of malaria mortality, ज़्यादातर मलेरिया से होने वाली जो डेथ हैं वो Plasmodium falciparum के द्वारा होती हैं and it were identified that represents targets of different stages of life cycle। तो बहुत से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के एंटीजेंस को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि जो इसके लाइफ साइकिल है इसके लिए टारगेट, अलग अलग स्टेज के टारगेट एजेंट्स साबित हो सकते हैं और जो कि बहुत बड़ी भूमिका अपनी प्रदान करते हैं इस लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग वैक्सीन्स के प्रोडक्शन के लिए। The most advanced malaria vaccine candidate so far is RTS-S produced in Saccharomyces cerevisiae। जो सबसे एडवांस्ड मलेरिया की वैक्सीन कैंडिडेट अभी तक मिला है वो है RTS-S जो कि Saccharomyces cerevisiae एक ईस्ट में बनाया गया है। This vaccine candidate is based on parts of the circumsporozoite protein। सर्कमस्पोरोजॉइट प्रोटीन को CSP भी बोलते हैं और ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। इसको टारगेट करके वैक्सीन ये बनाई गई है। The proteins tetrapeptide repeat motif and the carboxyl terminal region are combined and fused to hepatitis B surface antigen। The hybrid fusion protein is co-expressed together with hepatitis B surface antigen। कैसे बनाई गई है इसकी, जो इसकी प्रोटीन है ये टेट्रापेप्टाइड नेचर की है, मतलब कि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं। अब इनमें टेट्रापेप्टाइड रिपीट मोटिफ है और इसको कंबाइन किया गया हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन से।
अब दो चीज़ें जब जहाँ पे कंबाइन होती हैं तो वो चीज़ हाइब्रिड बन जाती है। तो यहाँ पर भी हाइब्रिड फ्यूज़न हुआ इसका और दोनों को साथ में एक्सप्रेस कराया गया। मतलब कि जो यहाँ जो प्रोटीन बनी है, ये प्रोटीन और जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, इन दोनों का को एक्सप्रेशन कराया गया, दोनों को एक साथ में एक्सप्रेस करा के इस वैक्सीन को बनाया गया। HIV vaccine candidates. A number of HIV gene products, primarily those encoded by the ENV and GAG genes, ये envelope genes होते हैं एंड ये GAG जीन्स। तो जो HIV जीन प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर इन्वेलप और GAG जो कि जेनेटिक मटेरियल वाले जीन्स होते हैं उनसे इनकोडेड होते हैं and have been successfully expressed in the yeast Saccharomyces cerevisiae। यहाँ पे ज़्यादातर आप देख सकते हैं इस ईस्ट को यूज़ करके ही वैक्सीन बनाई गई हैं एंड ईस्ट इज अ पोटेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन HIV वैक्सीन। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी में HIV की जो वैक्सीन बनाई गई उसको यहाँ पे प्रोड्यूस कराया गया। However, similar to the instance of GP120, GP120 एक surface protein है, so antigens produced in mammalian cells were preferred for use in human clinical trials। GP120 से सिमिलरिटी के एजेंट्स बनाए गए जो एंटीजेंस थे वो लगभग सिमिलर थे GP120 जो कि सरफेस प्रोटीन है HIV वायरस में। अगर ये वायरस है तो यहाँ पे GP120 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो सरफेस एंटीजन बनाए गए ह्यूमंस में क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो वैक्सीन बनाई गई वो जो एंटीजेंस थे वो सिमिलर थे GP120 के। Other such yeast-derived P55 did not elicit protective immunity in primate model and were not pursued further। GP120 के अलावा P55 एक प्रोटीन होती है जिसको कि ईस्ट में ही ग्रो कराने की कोशिश की गई, लेकिन इस जो ये P55 प्रोटीन थी इसने कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं किया। इम्यून रिस्पॉन्स मोर और लेस हो भी सकता है लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोटेक्टिव नहीं था। तो अगर कोई भी वैक्सीन हमें इम्यून रिस्पॉन्स का जनरेशन करा के नहीं दे रही है, हमें इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो हम उस वैक्सीन का क्या करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम हुआ कि वहाँ पे कोई भी प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी देखने को नहीं मिली और इसीलिए इसको आगे बढ़ाया नहीं गया, इस पे रिसर्च आगे नहीं की गई। तो आप देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको याद रखना है जो HIV के लिए वैक्सीन बनाई गई वो किसके आधार पे बनाई गई, किससे सिमिलरिटी थी, वो थी सरफेस प्रोटीन जो होती हैं HIV की GP120 उसके आधार पे बनाई गई और उसी से सिमिलरिटी रखते हुए बनाई गई। Another approach was based on HIV-1 P17 or P24TY virus-like proteins produced in Saccharomyces cerevisiae। वायरस लाइक पार्टिकल्स कुछ बनाए गए जो कि HIV-1 P17 और P24TY जैसे वायरस लाइक पार्टिकल्स थे और इनको ग्रो कराया गया सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी में। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को एज अ होस्ट लिया गया जो कि एक ईस्ट है। The yeast retrotransposon TY encodes a capsid protein। जो ये TY है ये एक कैप्सिड प्रोटीन को बनाता है और ये कैप्सिड प्रोटीन फर्दर वायरस लाइक पार्टिकल्स को बनाती है। So this vaccine candidate contained parts of the HIV gag sequence। ये जो वैक्सीन बनाई गई ये बहुत सारे HIV के गैग सीक्वेंसेस कंटेन करने वाली वैक्सीन थी। इसमें बहुत सारे गैग सीक्वेंसेस प्रेजेंट थे जैसे कि कार्बोक्सी टर्मिनल P17
एंड एमिनो टर्मिनल P24। यहाँ पे देख सकते हैं ये HIV का जो दिखाया गया है, ये इसमें कार्बोक्सी टर्मिनल है P17 और एमिनो टर्मिनल है P25। TY क्या है? ये एक रेट्रो ट्रांसपोजान TY ये कैप्सिड एनकोडिंग प्रोटीन है। तो अब क्या किया गया, जो वैक्सीन के पार्ट्स थे उनको HIV के गैग सीक्वेंस से कंबाइन कराया गया एंड फ्यूज्ड टू द TY कैप्सिड प्रोटीन, और इसको TY कैप्सिड प्रोटीन से फ्यूज करा दिया गया, which was assembled into virus-like particle for improved antigen presentation। और ये इससे क्या हुआ, वायरस लाइक पार्टिकल्स बने जो कि इम्प्रूव्ड एंटीजन प्रेजेंटेशन कर रहे थे, और एंटीजन प्रेजेंटेशन ही वो प्रोसेस होती है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाती है। हुआ क्या, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। ये वैक्सीन का जो पार्ट बनाना है वो लिया गया, प्लस यहाँ पे HIV का गैग सीक्वेंस लिया गया। गैग सीक्वेंस लिया गया, इन दोनों को फ्यूज करा दिया गया TY प्रोटीन से। अब फ्यूज कराने के बाद में जो चीज़ बनी वो दिख रही थी एकदम ही वायरस लाइक पार्टिकल्स की तरह। अब यही वायरस लाइक पार्टिकल्स ही तो चाहिए थे। ये वायरस लाइक पार्टिकल्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटेशन करवाते हैं जिससे कि इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से HIV की वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ इन सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, वेटिनरी वैक्सीन्स। क्या है वेटिनरी वैक्सीन्स? The veterinary field offers a creative setting for vaccine research, and a number of recombinant vaccine products have been developed। जो वेटिनरी वैक्सीन फील्ड है ये बहुत सारे वैक्सीन रिसर्च के लिए तरह तरह के आइडियाज़ प्रोवाइड करती है, क्रिएटिव सेटिंग्स प्रोवाइड करती है, एंड इसकी मदद से बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स को अभी तक डेवलप किया जा चुका है। वन ऑफ दीज इज मैन्युफैक्चर्ड इन ईस्ट। इनमें से एक है जिसको कि ईस्ट में बनाया गया है, वो है अ वैक्सीन अगेंस्ट कैटल टिक। कैटल टिक होता है बोफिलस माइक्रोप्लस, इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई जिसको कि ईस्ट में डेवलप किया गया, और ये वेटिनरी वैक्सीन है जो मतलब कैटल्स के लिए स्पेसिफिक हो जाती है। दी वैक्सीन एंटीजन BM86। वैक्सीन का एंटीजन कौन सा है? BM86, अ मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम टिक गट एंडोथेलियल सेल्स। जो टिक है ये बोफिलस माइक्रोप्लस, इसकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उन पे प्रेजेंट मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन को लिया गया जिसको कि बोला गया है BM86, is expressed intracellularly in P. pastoris in a glycosylated form at level of 1.5 to 2 ग्राम पर लीटर। अब यहाँ पे जो वेटिनरी वैक्सीन्स बनाई गई हैं ये P. pastoris में डेवलप कराई गई हैं इंट्रासेलुलरली, मतलब इसके अंदर डेवलप कराई गई हैं, और इसको लगभग 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर इसको डेवलप कराया गया। आफ्टर सेल डिसरप्शन आर BM86 इज डिनेचर्ड। जो BM86 जो प्रोटीन थी इसको डिनेचर किया गया एंड सोल्यूबिलाइज्ड विद यूरिया। यूरिया के साथ में इसको सोल्यूबिलाइज कराया गया। आफ्टर रीफोल्डिंग प्योरिफाइड इन अ particulate form by a sequence of precipitation and filtration steps। इसके बाद में क्या किया गया, सेल के डिसरप्शन के बाद में इस प्रोटीन को डिनेचर किया गया जो वैक्सीन एंटीजन है BM86, और डिनेचुरेशन के बाद में यूरिया से सोल्यूबलाइज कराया गया और अगेन इसकी फोल्डिंग कराई गई, और फिर फोल्डिंग के बाद में इसको प्योरीफाई कर लिया गया फिल्ट्रेशन स्टेप्स के द्वारा। कैसे प्योरीफिकेशन करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखिए क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है इस पर्टिकुलर टॉपिक का।
तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये लेक्चर समझ में ना आए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं। तो उनके देखिए तो आपको चीज़ें कनेक्टेड वे में समझ में भी आएंगी। तो यहाँ पे फिल्टर कर लिया जाता है और वैक्सीन बनके तैयार हो जाती है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? इन अ recent approach, genetically engineered Saccharomyces cerevisiae expressing hepatitis C virus HCV, NS3 and core proteins is heat killed and administered as a whole cell vaccine। कुछ ऐसी वैक्सीन की अप्रोचेस बनाई गई हैं जिसमें कि जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है इसको पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया, फिर इसको ऐसे बनाया गया है कि ये हेपेटाइटिस सी वायरस की प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा था, NS3 और कोर प्रोटीन को। इसको ना कोर प्रोटीन को और NS3 को हीट किल्ड किया गया, हीट से किल किया गया वायरस को, और फिर इसको पूरी होल सेल वैक्सीन में एडमिनिस्टर किया गया। As yeast cells per second are effective inducers of innate and adaptive cellular immunity, this yeast whole cell vaccine induced hepatitis C virus specific cytotoxic T cells and Th1 type cytokines in mice। ये जो वैक्सीन बनाई गई इससे देखा गया कि इसने हेपेटाइटिस सी वायरस के स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट किया। यहाँ पे टी सेल्स का और हेल्पर टी सेल्स का इम्यूनिटी देखने को मिला। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी एक्टिवेट हुए और हेल्पर टी सेल्स भी एक्टिवेट हुए, और इन्होंने साइटोकाइंस का एक्टिवेशन कराया। टी सेल्स क्या है, साइटोकाइन का एक्टिवेशन करवा देगी जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। तो हालांकि अभी तक हमने सारी चीज़ें हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ी, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हेपेटाइटिस सी के बारे में, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पे। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS अकेडमी को, और आप हमारे ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can call us on our helpline number 7080833450। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.itlsacademy.com। So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.